जय हिंद दोस्तों, आप सबके बीच फिर से आ चुका हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। हमने कल एक हीट का पार्ट पढ़ा था, आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हमने हीट की परिभाषा, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्माधारिता और तापमापी किस प्रकार से काम करता है, और अगर आप अपने नाम का पैमाना बनाना चाहते हो तो किस प्रकार बनता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में बन सकता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि यदि कुछ ग्राम बर्फ़ को कुछ ग्राम जल में मिला दिया जाए जिनके टेम्परेचर अलग अलग हो, तो उन दोनों को मिलाने के बाद उनका टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं उसी टाइप के वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं जहां से आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। अब आपने ये ज़रूर पढ़ लिया था कि ऊष्मा दो प्रकार की होती है, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब जो गुप्त ऊष्मा होती है उसको डिनोट करते हैं L से, और विशिष्ट ऊष्माधारिता को S से। अब इससे ये फॉर्मूला बनता है कि जो ऊष्मा है, टोटल ऊष्मा है, वो गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्माधारिता के योग के बराबर होगा। mL प्लस ms डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर तापांतर होता है, यहाँ पे तापांतर नहीं होता है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो ताप में परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन इसके कारण अवस्था परिवर्तन होती है। यहाँ पे विशिष्ट ऊष्माधारिता वह ऊष्मा होती है जो ऊष्मा ग्रहण करने के बाद ताप में भी परिवर्तन करती है और अपनी अवस्था में भी परिवर्तन करती है, तो उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो हमने ये चीज़ कल डिस्कस कर ली थी। आज हम इसी फॉर्मूले के यूज़ करके एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं इस तरफ, हम ऊष्मा के बढ़ने की बात करेंगे, और इस तरफ टेम्परेचर T के बढ़ने की। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और नीचे जाने पर माइनस में। अब हम एक पानी का उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। तो हम देखते हैं कि माइनस में बात करें तो यहाँ पे कुछ माइनस का, अगर हम मान ले 50 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ होता है। हमें पता है माइनस में अगर किसी पानी की टेम्परेचर हो तो वो बर्फ़ अवस्था में होगा। अब इसको ऊष्मा दी जा रही है, तो ये बर्फ़ ताप में परिवर्तन होगा। अब जब ताप में परिवर्तन हो रहा है तो वो होगी ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब ये बर्फ़ के लिए है तो इसको डिनोट करते हैं SI से, आइस के लिए। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक 0 तक पहुँचने में इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है -50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस से 0 तक आया है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हो गया विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब देखिए, अब एक अवस्था ऐसी आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बर्फ़ अवस्था में ही है जब इसका
टेम्परेचर 0 है। अब ये बर्फ़ पानी में चेंज होगा, तो यहाँ पर कुछ ऊष्मा जो होगी वो गुप्त रूप से काम करेगी, जो इसको बर्फ़ को पानी में बदलने का काम करेगी। तो ये हो गई हमारी गुप्त ऊष्मा बर्फ़ के लिए, तो Li। ओके, यहाँ पे पानी होगा हमारा और वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे थी बर्फ़ जो थी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ध्यान से समझिएगा। पहले हमने बर्फ़ ली, फिर उसको गर्म किया, उसको ऊष्मा दी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा -50 डिग्री सेल्सियस से 0 की तरफ। तो यहाँ पर जो ऊष्मा काम आ रही है उसके ताप के इंक्रीज़ करने में, उसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता, जो बर्फ़ के लिए है, इसलिए हमने इसको SI से डिनोट किया है। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा तो ये बर्फ़ अवस्था में होगा, लेकिन बर्फ़ की इस अवस्था के बाद जब हम और ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा ताप में इंक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि इसकी अवस्था परिवर्तित करेगी और बर्फ़ को पानी में चेंज कर देगी। जब ये बर्फ़ पूरी तरह से पानी में चेंज होगा, फिर भी एक टाइम ऐसा होगा जब इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जब इसको फिर से ऊष्मा दी जाएगी तो इसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी। इसको ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आप ध्यान से समझोगे तो ही आपको समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुँच गया। अब जब इसको और गर्म किया जाएगा तो हमें पता है कि ये भाप में चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इसके ताप में परिवर्तन रुक जाएगा, यानी कि जो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, अब ये 101 तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये भाप में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं भाप में, जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है। तो हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की, जो होती है जल के लिए। अब फिर से पानी भाप में बन गया, लेकिन यहाँ पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच गुप्त ऊष्मा कार्य कर रही है। तो ये होगी LV। V भाप के लिए लिखा जाता है, और जब इस भाप को और ऊष्मा दी जाएगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो होगी विशिष्ट ऊष्माधारिता भाप की। ओके, तो अब ये समझ में आ गया कि बर्फ़ पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगी, फिर उसको ऊष्मा दी जाएगी तो वह बर्फ़ पानी में बदलेगी। तो उस टाइम जो ऊष्मा होगी उसको कहेंगे गुप्त ऊष्मा बर्फ़ की। फिर आगे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, फिर पानी भाप में परिवर्तित होगा, लेकिन टेम्परेचर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भाप को और ज़्यादा ऊष्मा दी जाएगी तो भाप का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये हो गया एक सिंपल तरीका समझने का। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनाएं। अब देखिए ये टोटल जो हमने ऊष्मा दी वो किसके इक्वल होगी। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है बर्फ़ से बर्फ़ तक, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो SI, तो हम जानते हैं कि MSI डेल्टा
आई, यहाँ पर जो ताप में परिवर्तन हुआ है उस चीज़ को लेंगे, प्लस एम, यहाँ पर देखिए MILI, ओके, प्लस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं MWSW डेल्टा TW, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लिए, प्लस MVLV प्लस M, इसके लिए बात करते हैं VSV डेल्टा TV। ये हो गई हमारी टोटल ऊष्मा जो हमने इस पूरे सिस्टम को दी है। तो ये फॉर्मूला हमने इसी पूरे सिस्टम से बना लिया। अब जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद मैं इसका अपलोड करने जा रहा हूँ पार्ट 3, तो आप उसको ज़रूर देखें और आपके डाउट उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे हीट से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।